Myself Ajay Gupta, TGT Mathematics. I am going to give a session content and time management. I hope you all enjoy the session a lot. I will give some tips how to teach in the class. That's why your teaching will be better by the help of content and time. Okay? जैसा कि हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया में रोटी कपड़ा और मकान के पास जो थर्ड चीज जो सबसे बड़ी आवश्यकता की चीज है वो होती है अपनी शिक्षा यानी कि एजुकेशन। रोटी कपड़ा मकान के बाद इंसानों की सबसे बड़ी आवश्यकता में शिक्षा आती है। और आप लोग जानते हैं कि इवन बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो अपने एजुकेशन सेक्टर में जीडीपी का 6% 7% खर्च करता है। इंडिया हमारे एजुकेशन सेक्टर में जीडीपी का 3% खर्च करता है, पाकिस्तान 2.3% खर्च करता है और यूएसए 7% खर्च करता है। और आप रिजल्ट देखते ही हैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएसए। ओके, हम अपने इस सेशन को 3 पार्ट्स में बांटे हैं। पहला पार्ट में हम आप लोगों को समझाएंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। सेकेंड पार्ट में हम समझाएंगे कि हाउ कैन वी टैकल दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंटेंट मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्ट में समझाएंगे हाउ कैन टैकल दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग टाइम मैनेजमेंट। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं 3 लोग इस दुनिया को बदल सकते हैं, वो है माता, पिता और टीचर। 3 लोग इस दुनिया को चेंज कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं आवर कंट्री इज नॉट कंज्यूमिंग ग्रेजुएट्स एज इट प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। आप लोग जानते हैं कि जितना ग्रेजुएट हम लोग हर साल प्रोड्यूस करते हैं उतने जॉब हर साल नहीं मिल रहे हैं। इवन अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। जो हम कम इंडस्ट्री डिमांड करती है कुछ और हम लोग सप्लाई करते हैं कुछ और। देयर इज वेरी लॉट्स ऑफ गैप इन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड कॉलेजेस। इस गैप को हमें कम करना है और ये गैप कौन कम कर सकता है? तो हम टीचर्स लोग कम कर सकते हैं। टीचर के पास ये रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि इस गैप को हम कम कर सकते हैं। कुछ आप लोग के सामने कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डील करेंगे। फैक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, क्या फैक्ट है एजुकेशन सिस्टम का अभी करंट सिनेरियो में? व्हाट इज द फैक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसको हम लोग पहले डील करेंगे। पहला पॉइंट बता रहा है नो रियल टाइम टीचिंग है। कोई रियल टाइम टीचिंग है नहीं। डिमांड कुछ और है, हम लोग सप्लाई कुछ और कर रहे हैं। नीट में पूछता कुछ और है, हम स्कूल में पढ़ाते कुछ और है। जिससे क्या होता है बच्चों को बहुत बड़ी संख्या बहुत ज्यादा मोटी रकम फी पे करके फिर से उनको अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। फिर से वो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं उनके पास, उनका टाइम बर्बाद होता है। तो रियल टाइम टीचिंग में हम लोग नहीं जी रहे। कोई भी टीचर कोई भी स्कूल सिस्टम रियल टाइम टीचिंग में नहीं जी रहा है। प्राइवेट कुछ हद तक जी भी रहा है। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा तो रियल टाइम टीचिंग से वो लोग कोई लेना देना ही नहीं। डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और है। एसोचेम कहता है 93% ऑफ द ग्रेजुएट्स in India are not able to do the work in the corporate. 93% they are unskilled. ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद अलग से उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है 6 मंथ 1 ईयर। इसके लिए इंडस्ट्री लोग अपना खर्च करता है या बच्चे अपने पैसे खर्च करके अलग से ट्रेनिंग लेते हैं। तो रियल टाइम टीचिंग में हमें आना पड़ेगा। सबसे पहले क्या डिमांड है हमें वही सप्लाई करना है। डिमांड कुछ और। अगर मान लीजिए कोई आता है हमारे पास, हम दुकान चला रहे हैं, प्याज मांग रहे हैं, हम उसको आलू देंगे, कब लेगा? नहीं लेगा। जिससे डिमांड चाहिए, कंपनी का डिमांड है कि 5 का काम एक आदमी करना चाहिए, मुझे वैसे बंदे चाहिए। हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो 5 मिलकर एक का काम करें। कभी कंपनी लेगा? नहीं लेगा। तो रियल टाइम टीचिंग हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया का। केस स्टडी होता नहीं है, प्रैक्टिकल होता नहीं है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन होता नहीं है, थ्योरी। रियल टाइम टीचिंग है ही नहीं। सेकेंड जो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कन्वेंशनल थ्योरेटिकल, वही पुराना अप्रोच है। चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वही पुराना अप्रोच हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम बेस्ड टीचिंग पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है कि नहीं है? है। बिना मॉडर्नाइज किए हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज हो सकता है। पूरा वर्ल्ड कर रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे? हम लोग क्यों नहीं करेंगे? एजुकेशन सिस्टम मॉडर्नाइज होगा, आप मॉडर्नाइज हो गए, बेटर रिजल्ट भी आएगा और आपका भी करियर अच्छा होगा। थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है स्टैग्नेंट सिलेबस, वही पुराना सिलेबस है। कब का हम लोग सिलेबस ढो रहे हैं? पुराने जमाने के सिलेबस। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो देखता हूं कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एकदम भर के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भर के क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आजकल क्या होता है, एग्जॉस्ट हो चुका है। नो रिसर्च इज गोइंग ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब कुछ किस पे काम कर रहा है? आपके प्रोजेक्टर किस पे काम कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रहा है।
आपका टीवी का रिमोट किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। आपका मोबाइल किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक चैप्टर दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3-3 चैप्टर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का 3-3 चैप्टर दिया है। क्या उसका यूज है? पुराना सिलेबस, नो रिवाइज ऑफ द सिलेबस, नो आरएनडी इन द सिलेबस, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है हमारे यहाँ सिलेबस में। अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेटर है इससे, अंडर एम्प्लॉयमेंट हम लोग जी रहे हैं। मतलब एक इंजीनियर निकलता है, उसकी सैलरी होनी चाहिए 1 लाख रुपया, तो उसकी सैलरी होती है 10,000। 10,000 में आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा, 12,000 में आपको एक मैनेजर मिल जाएगा। 20 लाख रुपए लेकर बच्चा क्लासरूम जाता है, लोन लेके पढ़ाई पूरा करता है, 20 लाख रुपए क्या 10,000 दे सकता है? नहीं दे सकता। अंडर एम्प्लॉयमेंट में हमारे स्टूडेंट जी रहे हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि आप हमारे रियल टाइम टीचिंग है, कन्वेंशनल टीचिंग है, पुराना सिलेबस है, इसलिए आप लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में जी रहे हैं। ठीक है। जो लास्ट प्रॉब्लम है, इनकम्पिटेंट फैकल्टीज, हमारे जो भी फैकल्टी है, प्रोफेसर है, वो इनकम्पिटेंट है। हमारे प्रोफेसर बेचारे हैं, हमारे स्कूल के टीचर जो है बेचारे हैं। आज एक हार्वर्ड का प्रोफेसर का एवरेज सैलरी देखते हैं, अमेरिका का टीचर का एवरेज सैलरी देखते हैं, तो लोग का साल का 16 लाख रुपए एवरेज सैलरी आता है। अगर इंडिया का एवरेज सैलरी देखते हैं तो 3 लाख रुपए जाता है टीचर का। अंडर इनकम्पिटेंट फैकल्टी रहेंगे, इनकम्पिटेंट फैकल्टी कोई स्किल नहीं सीखेंगे, उनके पास कोई टूल्स नहीं रहेगा, टूल्स नहीं रहेगा तो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हमारी फैकल्टी इनकम्पिटेंट है, थोड़ा सा इसको कॉम्पिटेंट बनाना है, हमारी फैकल्टीज को कॉम्पिटेंट बनाना। इसलिए सीबीएसई इतना ट्रेनिंग करा रही है फैकल्टी को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, फैकल्टी को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। तो हमारे फैकल्टी इनकम्पिटेंट है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, जो हमें ध्यान में रखना है। पहले हमें प्रॉब्लम चाहिए, तब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है? डॉक्टर का चेकअप करता है, क्या बीमारी है, इस बीमारी के अनुसार इलाज करता है। डायरेक्ट आपको दवा तो दे नहीं सकता है कोई डॉक्टर। तो हमारे पास पहले इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे, ये हमारे पास प्रॉब्लम ये हम लोग इंडिया के लोग फेस कर रहे हैं। एक और आपके सामने आता है, हिटलर इन द क्लास स्कूल। टीचर्स एक्ट एज ए हिटलर इन द स्कूल इन इंडिया। अपने ईगो को बाहर छोड़िए, तब स्कूल में घुसिए। हम टीचर हैं, हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, 100% हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जमाना बदल रहा है, इसको भी देखना है आपको। ऑनलाइन हम लोग क्लास कराते हैं, बच्चे हमारे क्लास में ज्वाइन करते हैं ओसामा बिन लादेन के नाम से, बच्चे हमारे क्लास में ज्वाइन करते हैं सलमान खान के नाम से, ओवैसी के नाम से। क्यों? बच्चे हमें प्यार नहीं करते हैं। अगर बच्चे हमें प्यार करते तो हमारी रिस्पेक्ट करते। बच्चे हमें प्यार नहीं करते, इसलिए अलग अलग नाम से ज्वाइन करते, हमें तंग करने के लिए ज्वाइन करते। मैं ऑनलाइन क्लास करा था, एक बच्चा हमसे बोलता है सर 10 रुपया दीजिएगा। हम बोले क्या हुआ? सर हमें चौक पर खैनी खाने जाना है। व्हाट इज दिस? तंग करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट लव यू। तो आपको एक एज FFG बोले तो फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड का काम कीजिए। हिटलर नहीं, मेरी ईगो है, मैं टीचर हूं, यू मस्ट रेस्पेक्ट मी। आप रेस्पेक्ट किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते, उनके दिल में रेस्पेक्ट आपके प्रति आना चाहिए। तो आपको पहले फ्रेंड बनना पड़ेगा, उसका फिलोसफर बनना पड़ेगा, उसका गाइड बनना पड़ेगा। एस्पिरेशन वर्सेस प्रिपरेशन। बच्चे का एस्पिरेशन एकदम हाई है, मामा मुझे तो नीट ही चाहिए, नीट के अलावा मैं रीजनल कॉलेज में जाऊंगा ही। बच्चे का डिमांड यही रहता है, पापा मुझे तो IIT JEE मेंस में ही जाना है, प्राइवेट कॉलेज में मुझे जाना ही नहीं। ये एस्पिरेशन होता है उनका, बहुत हाई होता है, लेकिन प्रिपरेशन क्या होता है? बहुत लो होता है। और इस प्रिपरेशन कराने वाले कौन है? या तो टीचर या स्टूडेंट, दो मिलकर प्रिपरेशन कराते हैं। माता पिता तो यहाँ है नहीं, माता पिता ओनली देयर फाइनेंशियल ड्यूटीज। इंडिया इज यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी एवरेज एज है 26 ईयर है, अमेरिका का 38 ईयर है, चाइना रसिया का 37 ईयर है, ऑस्ट्रेलिया का 30 ईयर है। हम लोग सबसे यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और फिर भी हम लोग सबसे पीछे रह रहे हैं। जबकि हमारे पास एनर्जी ज्यादा है, हमारे पास यंगस्टर ज्यादा है, हमको सबसे नंबर 1 रहना चाहिए। इन लोग 38 37 वाले नंबर 1 है। कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, टीचिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है। इंडिया यंगेस्ट कंट्री, हमें लक्ष्य लेना पड़ेगा। कौन? हमें मत टीचर को, हमें लक्ष्य लेना ही पड़ेगा। यदि हर सुबह नींद खुलते समय किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, कि हमें लक्ष्य लेना पड़ेगा, हम टीचरों को लक्ष्य लेना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर को आगे ला सकते हैं। डिग्री के बारे में देखिए, ये जनवरी 7 2013 अभी करेंट रिपोर्ट मैं पेपर से लेकर छापा हूं यहाँ पे। बिजनेस वर्ल्ड कहता है, गूगल, एप्पल, IBM,
स्किल चाहिए, उनको डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री वाला कॉलम डिलीट कर दिया है, बोलता है मुझे डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लायक बंदा चाहिए जो काम करे। ऐसा नहीं आप डिग्री लेकर आए झोला में डालकर रखते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैसा इंसान चाहिए जो मेरे काम के लायक हो। बहुत सारी कंपनी जो बड़ी बड़ी बिग कंपनी है, वो लोग डिग्री वाला कॉलम हटा दे रहा है, उनको डिग्री नहीं चाहिए, उनको वैसा आदमी चाहिए जो उनके लायक हो, जो काम करे। तब बच्चा हमारे पास आता है किसके लिए? 75% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस के लिए डेली आता है, सीखने नहीं आता है। 75% अटेंडेंस लेकर जो जाएगा डिग्री लेगा भी, उसके पास स्किल नहीं रहेगा। अगर स्किल के लिए आता है तो सीख कर जाएगा। तो डिग्री का आज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रेंड, आजकल डिग्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके नॉलेज का इंपॉर्टेंस है, स्किल का इंपॉर्टेंस है। गोल्डन स्टेटमेंट फॉर टीचर्स। एवरेज टीचर बताता है, बच्चों को बताएगा, डिक्टेट करेगा। किताब ले लेंगे हम लोग, डिक्टेट करते हैं, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरेज टीचर। बट बेटर टीचर होता है जो बच्चों को समझाता है, एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो बेस्ट टीचर है बच्चों को मोटिवेट करेगा एंड डेमोन्स्ट्रेट करेगा। सपोज मैं डील कर रहा हूं, फोर्स मैं डील कर रहा हूं अपनी क्लास में, आई एम डीलिंग फोर्स इन द क्लासरूम, एक बराबर है। whenever you apply force then acceleration will be created in the mass। मैं डील कर रहा, मैं एक्सप्लेन कर दिया, I have to demonstrate in the class to better understand of the student। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, मैंने फोर्स लगाया, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। सपोज आपके पास टूल्स नहीं है, ऑडियो विजुअल टूल्स नहीं है, आप अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। लेकिन आपको करना है तो आपको एवरेज बनना है, अच्छा बनना है, बेटर बनना है या बेस्ट बनना है। इस तीनों में से आप देख लीजिए आपको क्या बनना है। हम टीचरों के लिए है ये, खुद को किसी एक लक्ष्य से जोड़े, हम लोग जोड़ चुके हैं टीचिंग से। अब क्या हम लोग को दूसरा सपना है? हमने अपने लक्ष्य को जोड़ लिया है टीचिंग से, जो आपको हर रोज सुबह उठने पर मजबूर कर दे। हर रोज सुबह हमको उठने पे मजबूर कर दे, हमको ऐसे लक्ष्य से जोड़ना है। टिप्स फॉर द टीचर इन द क्लासरूम, सेट राइट एक्सपेक्टेशन। बच्चों से आप राइट एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए, निगेटिव एक्सपेक्टेशन मत सेट कीजिए। ऐसा मत सेट कीजिए कि बच्चा बड़ा होगा तो मुझे कमा कर हमको पैसा देगा, नहीं। आप राइट एक्सपेक्टेशन टीचर के बारे में सेट कीजिए, उनका एम्बिशन पहले क्लियर कीजिए, उनका कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, उनका एम्बिशन गोल सेट कीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, उनका पार्टिसिपेशन कीजिए। अपने क्लास में आप कर रहे हैं, 4 बच्चे पीछे बैठकर हिंदी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट मिलेगा? पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 4 बच्चे। मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, उधर से 3 बच्चे मैथ का नेक्स्ट क्लास में मैथ का कॉपी चेक कर, मैंने कॉपी पूरा करें, पार्टिसिपेट, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन माय क्लास। कुछ नहीं सीखेंगे वो लोग। डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, हम डेमोन्स्ट्रेट करना है, हमको करके दिखाना है, क्लासरूम में हमको करके दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। छोटा ही एक्सपेरिमेंट लेकिन करना है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, तब वो सीखेंगे बच्चे। करेक्शन कीजिए, जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनको करेक्ट भी कीजिए, डांटिए नहीं उनको, करेक्शन कीजिए। देन आता है एग्जामिनेशन लीजिए, एवैल्यूएशन कीजिए, आप उसमें अगर अच्छा करते हैं तो फेलिसिटेशन कीजिए, उनको प्राइज दीजिए, कुछ आप अपने बातों से ही उनको खुश कीजिए, लेकिन उनको खुश कीजिए, फेलिसिटेशन कीजिए उनको। दूसरा है आपको फोस्टर रिलेशन रखिए, बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है आपको, एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन रखना है। ये नहीं कि बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ हाथ मार कर और भैया क्या हाल चाल है, वैसे चल रहे हैं, वो रिलेशन नहीं, एक फोस्टर रिलेशन रखना है आपको। ग्रुप प्रोजेक्ट दीजिए उनको, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दीजिए। 4-5 बच्चों को हम ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं, भाई तुमको ये फोर्स को प्रूव करना है, एमए को प्रूव करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाइए, कोई ट्रायंगल के एरिया को प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट बनाइए। बी विजिबल, अवेलेबल एंड फ्लेक्सिबल। टाल मटोल नहीं करना है टीचर को, जो टीचर टाल मटोल करता है उन्हीं के बच्चे प्यार नहीं करते हैं। आप मान लीजिए 15 मिनट का आपके पास गैप है, 15 मिनट गैप का आप निकले हुए हैं, क्लासरूम से बाहर निकले हुए, कोई बच्चा आपके पास आता है और कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, अरे यार अभी गैप है मेरा, क्यों लेकर आ गए हो तुम, ऐसे आप डांटते हैं, बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा को समझ में आया, बच्चे के पास डाउट है, तब आपके पास है। टाल मटोल करने वालों के लिए टीचिंग सेक्टर में कोई जगह नहीं है। बच्चे बहुत हाई एनर्जेटिक होते हैं, उनके माइंड को इग्नाइट कीजिए, उनके पास प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, तो आप विजुअल रहना पड़ेगा। कोई मैसेज कर रहा है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल, आपके मोबाइल नंबर सबके पास रहता है, खासकर जो जेंट्स टीचर उनका मोबाइल नंबर सब बच्चों के पास रहता है। कोई प्रॉब्लम आपके पास भेज दिया, सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, व्हाई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ओनली। आपको डिजिटल के जमाना आपको नहीं आता, देख लीजिए, 1 मिनट का समय लगेगा, उसको मैसेज कर दीजिए, बच्चा बहुत खुश होगा। तो आपको टाल मटोल नहीं करना है,
बी विजिबल, अवेलेबल एंड फ्लेक्सिबल ऑल्सो। कभी कभार आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनना पड़ता है बच्चों के समझ के लिए, ठीक है। तो इसमें डाल नोट को हटाना है आपको। क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि उसको सब लोग सीखे। कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट करना से क्रिएट करना है। यूज लर्निंग टूल्स, इसमें हम लोग सबसे पीछे हैं। यूज लर्निंग टूल, अगर टूल्स नए नए टूल्स आए हैं मार्केट पे, वर्ल्ड लेवल पे आपको ये कॉपी पेन खत्म हो चुका है। आप बीएसओ के स्कूल में जाइएगा तो कॉपी पेन आपको नहीं मिलेगा। बड़े बड़े स्कूल में जाइएगा तो और भी लर्निंग टूल्स है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं यार हमको रात दिन पढ़ा रहे हैं, चौक डस्टर पे क्यों आ गए, कहां से आ गया? नहीं, आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आपको कोप अप होना पड़ेगा, तभी आप बेस्ट टीचर बन सकते हैं। तो हमें लर्निंग टूल का यूज करना है, किसी भी सूरत में लर्निंग टूल का यूज करना है। धीरे धीरे सीखेंगे तो हम लर्निंग टूल सीख लेंगे। इनकरेज स्टूडेंट, कोई अच्छा काम करता है इसको इनकरेज कीजिए। फीडबैक सेशन लीजिए। आप क्लास ले रहे हैं, एक मिनट दो चार बच्चे से, सबके पास तो नहीं जा सकते हैं, दो तीन बच्चे के पास जा सकते हैं। एक आप एवरेज से पूछ लीजिए, एक जो अच्छा है उससे पूछिए, और एक जो एकदम क्लास में अंडर एवरेज है उससे पूछ लीजिए। तो आपके फीडबैक से आपको पता लगेगा कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है, हम और अपने क्लास को कैसे बेटर बना सकते हैं। एंड प्लान योर क्लास, एक्सटेम्पोर नहीं होना है। ये नहीं कि हम आए आज क्लास दे रहा है हमको, हम आए नहा धोकर उठ के आए, सब काम हम करके आए, कॉपी उठाए, हम क्लास में सुने नहीं। अपने क्लास को पहले एक दिन पहले प्लान कीजिए। जो बड़े बड़े टीचर है जो आधा घंटा आकर आपको क्लास लेते हैं, 30 मिनट 40 मिनट क्लास लेते हैं, क्लास आपको बहुत बेस्ट लगता है, उस 30 मिनट 40 मिनट के पीछे उनका एक सप्ताह का मेहनत रहता है, 2 दिन का मेहनत होता है। हम लोग क्या ऐसा करते हैं? हम लोग कहते हैं 30 साल से हम पढ़ा रहे, हमको सिखाओगे तुम? 30 साल से हम पढ़ा रहे हैं। ये ईगो को आपको पहले ही बताएं। लेफ्ट योर ईगो बिहाइंड द क्लास, अपने ईगो को छोड़कर आइए वहां पे। आप कितना भी पढ़ा रहे हैं, बट आप एक्सटेम्पोर मत बनिए। अपने क्लास का प्लान कीजिए, तब देखिए आपके क्लास का मजा क्या होता है। अपने क्लास को प्लान करना ही है, हम कैसे क्लास देना है, नया चीज ऐड क्या करना है। 2023 में क्या नया चीज ऐड हो गया है, कोई फॉर्मूला चेंज हुआ है, कुछ आपका हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट तो नहीं उसमें आ गया है, आप मैथ पढ़ा रहे हैं कुछ नया फॉर्मूला आ सकता है। तो अपने क्लास को हमें प्लान करके जाना है। अब आते हैं हमारा पहला सेशन। हम लोग इस अभी तक देखे, इतना तक स्लाइड में हम लोग देखे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द टीचिंग सेक्टर इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे इस प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्ट आउट कैसे करेंगे कंटेंट मैनेजमेंट के द्वारा, और हम अपने कंटेंट को कैसे बेस्ट बना सकते हैं और बच्चों को मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट क्या होता है। कंटेंट मींस जो आप लिखाते हैं बच्चों को, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जो आप बच्चों को लिखाते हैं क्लासरूम में जाकर, जो बच्चों को आप नोट्स लिखाते हैं, जो आप मटेरियल लिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। हमारी भाषा में, टीचरों की भाषा में ये कंटेंट हुआ। जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनके लिए कंटेंट हुआ कि पहले से आप स्लाइड बना लें। चाहे हम लोग अभी ऑनलाइन का कुछ क्लास कराएंगे तो उसमें हम जो क्लास में लिखाते हैं वो कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ऑनलाइन में आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और वो कंटेंट आपको अट्रैक्ट करना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा कोई क्लास जाता है, क्लास लेता है, सपोज YouTube पे आपका क्लास देखता है, अगर आपसे अच्छा क्लास रहेगा दूसरे किसी का, तो आपका क्लास क्यों देखेगा, दूसरे किसी का देखेगा, आपको इग्नोर करेगा, इवन आपका कंपेयर भी करेगा। मैं मान लीजिए क्लास वेब बना के देता हूँ, शाम वेब बना के मैं देता हूँ, बच्चा मेरा YouTube पे देखेगा, बगल में उसका YouTube का दूसरा लिंक आएगा वेब का देखने के लिए, उसका देखेगा, हमको कंपेयर करेगा उस टीचर से। तो आपका कंटेंट बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। कंटेंट इज द किंग ऑफ टीचिंग। आपका जो टीचिंग में सेक्टर में जो होता है, इसको समझाने के लिए कंटेंट को किंग माना गया है। द कंटेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस फॉर कलेक्शन, एडिटिंग, कोऑर्डिनेशन एंड देन डिलीवरी एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्मेट। आप किसी भी फॉर्मेट में ले रहे हैं, आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रहे हैं, ऑडियो विजुअल ले रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट में ले रहे हैं, सभी में आप क्या कर रहे हैं, पहला काम क्या कर रहे हैं, हमें कलेक्शन करना है किस चीज का, इंफॉर्मेशन का। सपोज मैं कोई टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं साउंड वेव पढ़ाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले कंटेंट को मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा। कंटेंट मींस इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करूंगा, इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूंगा, उसे एडिट करूंगा, कुछ चेंज करने के लायक होगा। सपोज मैं इस रीजन में पढ़ा रहा हूं, बिहार के रीजन में पढ़ा रहा हूं, तो बिहार के रीजन में पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हिंदी मिक्सिंग चाहिए। हम डायरेक्ट भैया वैसा इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं कर सकते जो बच्चों के लिए भारी, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आप अमेरिका वाला इंग्लिश यूज कीजिएगा, बच्चों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा।
तो हमें क्या करना है, कलेक्शन करने के बाद हमें एडिटिंग भी करना है, एडिटिंग हमें खुद करना है। और ये नहीं कि हम किसी और को किसी और का एडिट कराया हुआ कंटेंट अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं लगा क्या एडिट किया, क्या हटाया नहीं हटाया। आपको अपने अनुसार एडिट करना है उस कंटेंट को, देन कोऑर्डिनेट करना है, उसको संबंध बैठाना है, उसको ज्वाइन करना है, दो कंटेंट को ज्वाइन करना है। क्या बच्चों का डिमांड है, हमारे सब्जेक्ट मैटर में क्या दिया हुआ, सिलेबस में क्या दिया, उसके अनुसार हमें कोऑर्डिनेट करना है एंड देन उसको डिलीवरी देना है। और उसके देने के बाद ओवरऑल मैनेजमेंट आपको फीडबैक भी लेना है बच्चों से, क्या गलत हुआ है, क्या हम अगला क्लास में सही कर सकते हैं, उसको करेक्शन भी करना है। ठीक है, द कंटेंट इन्वॉल्व्ड में भी टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, आप कंटेंट में इमेजेस भी ले सकते हैं, आप ऑडियो भी ले सकते हैं कंटेंट में, एंड वीडियो भी ले सकते हैं आप अपने कंटेंट में। आपकी मर्जी है, आप जिस फॉर्म में आप कंटेंट लेना चाहे ले सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, देखिए कंटेंट मैनेजमेंट प्रोसेस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, कंटेंट क्रिएट में आ गया, एडिटिंग वगैरह सब आ गया, पब्लिश करेंगे। उस कंटेंट पब्लिश करना हमारी नजर में एक टीचर के नजर में कंटेंट पब्लिश करना मतलब क्लास में उसको जाकर पढ़ाएंगे, डिलीवरी देंगे। अगर हम ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं तो कंटेंट का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन भेजेंगे, ऑनलाइन बच्चे हमारे पढ़ेंगे, उसके बाद उसे प्रमोट करेंगे। तो यहाँ तो प्रमोट हम लोग तो छोड़ ही देंगे प्रमोट का, बिकॉज इफ वी आर एन यूट्यूबर देन हम लोग, आपको यूट्यूब में बहुत सारा प्रमोट का ऑप्शन होता है, फेसबुक पे जाइए प्रमोट कीजिए, आप इंस्टा पे प्रमोट कीजिए, आप वहां पे बोलिए अपने फ्रेंड को फोन करके इसको प्रमोट करने के लिए। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो एसईओ चलाती है, प्रमोट के लिए चलाती है, उस पर से मॉनिटर करेंगे जो हमने कंटेंट बनाया, पब्लिश किया, उसे प्रमोट किया, क्या वो सही चल रहा है कि नहीं, उस चेंज होने वाला है, कुछ एडिट होने वाला है या नहीं। उसके बाद आर्काइव करेंगे, यानी उस पर और फीडबैक लेंगे, देन फिर से क्रिएट करेंगे, उसे चेंज करेंगे। ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट का एक साइकिल टाइप चलता रहता है। रोल ऑफ ए कंटेंट मैनेजर, कंटेंट मैनेजर का क्या रोल होता है, वी आर द कंटेंट मैनेजर। हम लोग तो सेल्फ ही है, इतना बड़े तो कोई टीचर नहीं है हमारे यहाँ जो उसका कंटेंट बनाने वाला कोई दूसरा, हम लोग खुद कंटेंट बनाते हैं, एडिट करते हैं, सब काम हम ही लोग करते हैं। तो वी आर सेल्फ कंटेंट मैनेजर इन द स्कूल। सबसे पहला काम होता है क्रिएटर का। क्रिएटर नाम से ही लग रहा है कि रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कंटेंट। हम लोग जो भी क्रिएटर होता है उसकी जिम्मेवारी होता है कि कंटेंट को क्या करे, क्रिएट करे, यानी इंफॉर्मेशन को ले और उसको एडिट भी करे, जहां चेंज करने वाला है चेंज करे। जैसे बहुत सारा आपको एग्जांपल होता है कि इंग्लिश का भारी वर्ड दे दिया रहता है, हम लोग उसको इजी वर्ड में लोकल इंग्लिश में उसको चेंज करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग साइड में अपने समझ के लिए हिंदी लिखेंगे। एडिटर फिर आता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूनिंग द कंटेंट मैसेज एंड द स्टाइल ऑफ द डिलीवरी इंक्लूडिंग द ट्रांसलेशन एंड द लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन हमें चाहिए। आप ब्रिटेन के बच्चों को पढ़ा रहे थे इंग्लिश कुछ और होना चाहिए, हमारे बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे थे इंग्लिश कुछ और होना चाहिए, दोनों इंग्लिश नहीं समझ। ब्रिटेन का लेक्चरर को लेकर यहाँ बिहार में खड़ा कर दीजिए तो नहीं समझ पाएगा कोई बच्चा, और यहाँ के लेक्चरर को लेकर ब्रिटेन में खड़ा कर दीजिए तो वो भी नहीं समझ पाएगा वहाँ के बच्चा, हंसी उड़ाएगा। पब्लिशर का काम रिस्पांसिबिलिटी देखिए, रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग द कंटेंट फॉर यूज, ये पब्लिशर का काम है। एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आप जानते हैं कोई भी चीज एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स, रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग एक्सेस परमिशन to folder and files, usually accomplished by assigning access rights to user groups or roles. Admins may also assist or support users in the various way. जो भी काम एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, फाइल को एक्सेस करने का उसे अथॉरिटी रहता है, फोल्डर को एक्सेस करने का अथॉरिटी रहता है, वो सब काम उसके पूरा एडमिन ही होता है एडमिनिस्ट्रेटर। कंज्यूमर, व्यूअर और द गेस्ट, जो लोग भी हमारे कंटेंट को देखेंगे, हमारी नजर में हमारे कंटेंट व्यूअर्स कौन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट हैं। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वहां के स्टूडेंट हैं, आप अगर अपना कहीं पे कोचिंग दे रहे हैं तो वहां के व्यूअर्स ही, वहां के स्टूडेंट आपके कंज्यूमर्स हैं, आपके व्यूअर है, आपके गेस्ट हैं। आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आपके स्टूडेंट के अलावा और भी लोग हो सकते हैं, और भी दूसरे जगह के स्टूडेंट हो सकते हैं, या कॉमन पीपल भी हो सकता है, आपका यूजर हो सकता है, आपका कंज्यूमर हो सकता है, आपका व्यूअर हो सकता है। बेस्ट टिप्स फॉर गुड कंटेंट। सबसे पहले देखिए, हमें गुड कंटेंट बनाने के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है, सबसे पहला क्राइटेरिया है। क्या बिना नॉलेज के हम लोग कंटेंट बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। हमारे पास नॉलेज ही नहीं है और हम कंटेंट बनाने चाहें, क्या कभी पॉसिबल है? बिना नॉलेज से हम लोग कंटेंट नहीं बना सकते।
मुझे अगर संस्कृत पे लेक्चर देना होगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आई डोंट नो संस्कृत। दूसरा चीज, आपको क्रिएटिविटी होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज भी है, फील्ड माइंड है, यू हैव फील्ड माइंड बट यू डोंट हैव फाउंड माइंड, माइंड में पूरा भरा हुआ है नॉलेज, आप क्रिएटिविटी है ही नहीं, क्रिएटिविटी आपके पास है नहीं। आप कंटेंट दीजिएगा लेकिन वो एनर्जेटिक कंटेंट होने वाला नहीं है। यू मस्ट हैव क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपको होना चाहिए। क्लास में तुरंत किसी चीज को लेकर डेमोंस्ट्रेट कर देना है, किसी चीज का एग्जांपल देकर डेमोंस्ट्रेट कर देना है, तो यू मस्ट बी अ क्रिएटिव पर्सन। सबसे पहला मेरे नजर में तो ये सबसे बेस्ट चीज है, क्रिएटिविटी होना। अगर आपके पास नॉलेज कम रहता है, क्रिएटिव आदमी है, आप कर सकते हैं। नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है, क्रिएटिव पर्सन नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। आप करेंगे भी तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होगा। फीडबैक होना चाहिए आपका, टेक फीडबैक टू नो योरसेल्फ। हम अपने आप को जानने के लिए फीडबैक लेना जरूरी है। हमें बच्चों से कंटेंट करना चाहिए, सबसे नहीं करना है। आप 200 बच्चों को पढ़ाएं, 200 बच्चों से आप कांटेक्ट मत कीजिए, 5 बच्चों से कांटेक्ट कीजिए, एवरेज निकालिए, पता कीजिए कि हमारे पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है, हम और अपने पढ़ाई को क्यों कैसे बेटर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी से पूछें तो डर से हमको बोलिए ना सर आप अच्छा पढ़ाते नहीं, नंबर काट देंगे, ऐसा भी होता है। इंसान माइंड है, इंसान है, इंसान हर एंगल के बारे में सोचता है। बच्चे मार्क्स के बारे में सोचते हैं, हम लोग पैसा के बारे में सोचते हैं, इंसान हर एंगल से सोचता है। तो फीडबैक ऐसा लगना कि पॉजिटिव होना चाहिए कि हम अपने आप को चेंज कर सकें। ये नहीं नेगेटिव फीडबैक को, अगर हमको गलत फीडबैक दे हम खुश हो जाए, अच्छा फीडबैक दे तो हम दुखी हो जाए, उस पर दुश्मनी लगेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक फीडबैक कि हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। और डायनामिक नेचर होना चाहिए, चेंजेबल नेचर आपको होना चाहिए। ये नहीं हम पढ़ा रहे हैं 40 इयर्स से, हमारा पढ़ाने का स्टाइल यही है, आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। ऐसा आप चेंज नहीं कीजिएगा तो फिर आज के जमाने में ऐसा काम चलने वाला नहीं है। तो अपने आप को डायनामिक नेचर बनाइए, चेंजेबल बनाइए कि हमें चेंज करना है, हमें टूल्स सीखना है। गोल्डी लॉ प्रिंसिपल हम आपको समझाएंगे कि 5 गोल्डी लॉ प्रिंसिपल यहां बताएंगे कि 5 गोल्डी लॉ प्रिंसिपल का यूज करके हम अपने कंटेंट को कैसे बेस्ट बना सकते हैं। पहला गोल्डी लॉ प्रिंसिपल है रिसर्च योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस का पहले रिसर्च कीजिए कि हमारा ऑडियंस को आखिर क्या चाहिए, हमारा ऑडियंस किस चीज की डिमांड कर रहा है। आजकल के बच्चे क्या ये मोनोटोनस ब्लैक बोर्ड वाला टीचिंग स्टाइल पसंद कर रहे हैं? नहीं पसंद कर रहे। आपसे बेस्ट टीचर पढ़ा हुआ यूट्यूब पे, सबके पास मोबाइल, आपका क्लास क्यों देखेगा? आपका क्लास क्यों देखेगा? पैसा देकर आपकी क्लास क्यों देखेगा? नहीं देखेगा। और उसको ऐसा क्लास चाहिए जो उसको समझ में भी आए और उसको बेस्ट फील भी हो। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए पहले। तो अपने हमारे ऑडियंस है, हमारे स्टूडेंट है, पहले उसका रिसर्च करना है कि उसकी डिमांड क्या है, सही वाला डिमांड, लीगल डिमांड, इलीगल डिमांड नहीं। तो उसकी डिमांड क्या है? तो यहां पे आता है WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। मेरे लिए आपका ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अपने मन में पूछेगा कि इस जो कंटेंट हमारा टीचर दे रहा है उसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या, उसके लिए कुछ होगा तो देखेगा, उसके लिए कुछ नहीं होगा तो नहीं देखेगा। क्या वैसा आप वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसमें आपके लिए कुछ नहीं हो? कोई आप फारसी लैंग्वेज के वीडियो देखते हैं, आपको कभी देखने में मजा आएगा? अगर कुछ डांस वगैरह होगा तो आप देख सकते हैं कि विजुअल में कोई लैंग्वेज, डांस वगैरह में कोई लैंग्वेज नहीं होता है, तो वैसा वीडियो देखना पसंद करेगा जिसमें उसके लिए कुछ दिखा रहेगा। तो WIIFM प्रिंसिपल को याद रखना है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। तो ये बच्चा, आपका ऑडियंस, आपका स्टूडेंट आपके वीडियो को देखेगा, आपके क्लास को देखेगा। तो अपने ऑडियंस का रिसर्च करना जरूरी है। आपका ऑडियंस, आपका स्टूडेंट 15 से 20 साल का एज का है, टीनेज है, टीनेज का प्रॉब्लम जो होता है आप लोग समझते ही हैं। टीनेज का प्रॉब्लम क्या होता है? टेंशन हो सकता है, उसका फ्रेंडशिप हो सकता है, गलत फ्रेंड हो सकता है, माँ बाप का प्रॉब्लम हो, माँ बाप का प्रेशर हो सकता है, पढ़ाई का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस ऑडियंस को समझना भी है। 15 से 20 साल का बच्चा जो होता है उस क्लास में आपको तुरंत रिएक्शन करता है, आपने कुछ एक्शन किया उसने रिएक्शन किया, तो उसको समझना है, आपको स्टडी करना है, रिसर्च करना है। आप अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो 20 से 25 साल होंगे तो उसका अलग प्रॉब्लम होगा, मैरिज का प्रॉब्लम होगा, जॉब का प्रॉब्लम होगा। अगर आप जॉब देने वालों को पढ़ा रहे हैं तो 20 से 25 से ऊपर भी हो सकता है, तो वहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने ऑडियंस का पहले हमें रिसर्च करना है कि हमारा ऑडियंस क्या चाहती है, हमारे ऑडियंस का लेवल क्या है, उनका नॉलेज वाइज रिसर्च करना है कि मान लिया हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं, इसमें कितना बच्चा पढ़ने वाला है, कितना बच्चा रोड पे घूमने वाला है, तो हम उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, उसे कैसा पढ़ाएंगे तो कुछ तो गेन कर ले।
तो हम अपने ऑडियंस के ऑडियंस हमारी ऑडियंस कौन है? हमारे क्लास के स्टूडेंट है। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके लिए ऑडियंस कौन है? आपके क्लास के स्टूडेंट है। उसके रिसर्च करना आपको जरूरी है। बहुत सारे बच्चे उसमें डिफरेंट माइंड के आते हैं, ये तो आप लोग बेस्ट तरह से जानते हैं। तो रिसर्च कीजिए अपने बच्चों का कि हमारे बच्चे किस तरह के हैं, कौन सा तुरंत समझता है, किसको बार बार समझाने में समझता है, किसको नहीं समझ में आता तो उसे हम रटवाना पड़ता है, 5-5 बार बुलाना पड़ता है। तो रिसर्च योर ऑडियंस सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया। ये गोल्डी लॉ प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं आपको कंटेंट मैनेजमेंट के लिए, बहुत बेस्ट प्रिंसिपल दिया गया है। सेकंड लीजिए, प्रॉब्लम में भी बेस्ड, उसी प्रिंसिपल में प्रॉब्लम में भी बेस्ड ऑन एज, जेंडर और प्लेस। आपका प्रॉब्लम एज वाइज हो सकता है, अभी बताया है। अगर टीनेजर है तो कुछ और प्रॉब्लम होगा। अगर आपका बच्चा ये है, छोटे बच्चे हैं 10 से 15 है तो कुछ और प्रॉब्लम होगा। जेंडर वाइज भी देखिए, गर्ल्स का प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है, बॉयज का प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है। प्लेस वाइज भी प्रॉब्लम अलग अलग बदलता है। बिहार का प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है, महाराष्ट्र का प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज लाइक ऑप्टिमम लेवल ऑफ चैलेंजेस। आप कभी घर पे गेम खेलते हैं, आपका बड़ा भाई आता है, चाहे आपका कजन आता है, आपसे गेम में बहुत बेस्ट रहता है, आपको हरा देगा, क्या उसे खेलना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। और आप उससे छोटा भाई आता है, बहुत छोटा रहता है, आपको पता है कि हम गेम में जीत जाएंगे, तब खेलने मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। ना तो हम आसान से आसान काम करना चाहते हैं, ना भारी से भारी काम करना चाहते हैं। ह्यूमन ब्रेन का ये टेंडेंसी है, ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज लाइक ऑप्टिमम लेवल ऑफ चैलेंजेस। 9th क्लास के बच्चा को अगर 12 का हम डेरिवेशन समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो बहुत उसके लेवल से हाई हो गया। 9th क्लास के बच्चा को अगर मैं 5 क्लास के लेवल समझाऊंगा तभी उसको मजा नहीं आएगा, बोलेगा सर बहुत इजी है। ऑप्टिमम लेवल समझाना है उसको, ना तो हार्ड करना है ना तो एकदम लो लेवल करना है, एवरेज उसको समझना, ऑप्टिमम जो होना चाहिए, जो उसके लायक होना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन का ये क्वालिटी है कि हम लोग ऑप्टिमम लेवल ऑफ चैलेंजेस को पसंद करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका गोल्डीलॉक प्रिंसिपल, मेक ए डाइजेस्टेबल कंटेंट्स। मेक अ डाइजेस्टेबल कंटेंट, ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो आपके बच्चे डाइजेस्ट कर सके, उसे समझ सके। तो बच्चों से रिलेटेबल होना चाहिए, आपके स्टूडेंट से रिलेटेबल होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेबल होना चाहिए और ऑडियंस से रिलेटेबल। अगर YouTube पे कोई वीडियो बना रहे हैं तो उस वहां से वो आपके ऑडियंस से रिलेटेबल होना चाहिए आपका कंटेंट। हमारे यूजर्स ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उनसे रिलेटेबल हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ाएं, डुएबल होना चाहिए, उनके करने लायक होना चाहिए। हमने ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया जो 12 क्लास में बेस्ट है, 12 के न्यूमेरिकल है, क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो कंटेंट हमारा डुएबल होना चाहिए, वो कर सकते हैं, वैसा कंटेंट हमको देना है, वैसा क्वेश्चन देना है और उससे वो लोग सीख सके, कुछ लर्निंग होना चाहिए जिससे हम कंटेंट बना रहे हैं, रिलेटेबल भी हो, डुएबल भी हो, उनसे कुछ सीखे, उसे हम वैसा कंटेंट बनाएंगे। कंटेंट मींस हमारे नजर में क्या? नोट्स। हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, अपने क्लास में जाने से पहले हम नोट्स बनाते हैं या अपने बुक में हम लोग टिक मारते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बच्चों को ये पोर्शन पढ़ाएंगे। तो आप जो पोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं वो रिलेटेबल होना चाहिए उस टॉपिक से और बच्चों के करने के लायक भी होना चाहिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो, और उससे कुछ बच्चों को सीख मिलना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, तभी बच्चे आपके कंटेंट को अच्छा करेंगे। कंटेंट इज द किंग। आप कंटेंट अच्छा बनाते हैं, आई होप अगर आपके पास नॉलेज भी कम रहेगा आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा। देखिएगा आपको कुछ नॉलेज नहीं है, कोई हिंदी के टीचर है बस इंग्लिश जानते हैं, अगर उनको फिजिक्स पढ़ाना है कंटेंट बनाइए ना, आपको फिजिक्स आएगा, बना के तो देखिए। एक टॉपिक आपको एक सप्ताह लगेगा लेकिन सब आ जाएगा आपको। देखें यहाँ बहुत सारा ऐसा आप लोग टीचर देखते हैं आजकल, ज्योग्राफी का टीचर है उसको जो बायोलॉजी डील कर रहा है बहुत अच्छा से, क्यों? यूट्यूब कंटेंट रेडी करता है, एक टॉपिक पढ़ाने के लिए एक सप्ताह देता है, तो कंटेंट आपको रेडी करना है। और यस, मेक अ डाइजेस्टेबल कंटेंट माय डियर फ्रेंड्स। आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो रिलेटेबल भी हो, डुएबल भी हो और लर्निंग भी हो। ऐसा कंटेंट नहीं बनाना है कि हम अपने आप को आज चीज सिद्ध करने के लिए एक बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट बना दिए 9th क्लास के स्टूडेंट को, 12th क्लास के स्टूडेंट को पीएचडी लेवल का कंटेंट बना दिए। क्या उसके लिए रिलेटेबल है? उससे डुएबल है? नहीं, उससे कुछ नहीं सीख पाएगा। आप अपने आप आज चीज सिद्ध कर लीजिएगा लेकिन उससे वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना है कि बच्चों के लिए रिलेटेबल भी हो, डुएबल भी हो और लर्निंग भी हो। कंटेंट इज द किंग। कंटेंट आप बना लेते हैं मींस आपका कंटेंट किंग है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको घर पे थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। कब? जब तक आप कंटेंट बना रहे हैं तब। थर्ड गोल्डीलॉक प्रिंसिपल,
की टेक अवे। हम क्लास में जा रहे हैं तो हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? कुछ लोगों का स्टाइल होता है क्लास में जाते हैं तो कहानी से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर हमारे लैंग्वेज टीचर क्लास में जाएंगे तो कहानी से शुरुआत करेंगे या शेर शायरी से शुरुआत करते हैं। तो means I thinking that it's make the environment of the class cool. It's not negative things, it's positive things. और आप बच्चों को आप हैप्पी करते हैं और उसके अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहले मूड को सेट करना होता है आपको। आप क्लास रूम में हैं, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपका टेंशन वाला मूड रहेगा तो कभी सीखिएगा। हम आए क्लास में, तुम क्या कर रहा है जी, बैठो, बाहर जाओ, ये करो वो करो। आप उस क्लास को आते थे, क्लास को टेंस कर दीजिए। क्लास कभी सीखने वाला नहीं है, कभी सीखने वाला आपको यूज करना है, आपको ये सभी मेथड्स यूज करना है। तब टाइटल आपको टेक अवे अच्छा लेना है। शुरुआत कहां से करें? 5 मिनट क्लास को आप बढ़िया से कीजिए ना। देखिए आप क्लास 30 मिनट का क्लास आपका इतना बेस्ट होने वाला है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। शुरुआत का टेक बहुत अच्छा लेना चाहिए। कुछ ऐसा पॉइंट हम शुरू करेंगे जिससे बच्चे का इंटरेस्ट होकर सुनेंगे, उनके लिए नया होगा, एंजॉयबल होगा और लर्निंग भी होगा, तब आपको मजा आएगा। इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने जा रहे हैं, एनएलएम पढ़ाने जा रहे हैं। हम अगर आते हैं और शुरुआत आते हैं तो बड़ा सा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, क्या बच्चे को इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहला अगर मैं उतना क्रिएटिव आदमी रहूंगा तो न्यूटन के बारे में कुछ छोटा सा चीज बताऊंगा। अगर क्रिएटिव मैं रहूंगा तो न्यूटन पर छोटा सा चीज, अरे एक आदमी है जो इतना दिन पहले जन्म लिया था, उसने दुनिया को ऐसे चेंज किया, ये फॉर्मूला दिया। मैं जब बताऊंगा बच्चों, अरे कैसा आदमी है, सब कुछ नया चीज बताने वाला है, बच्चे आपको बहुत अच्छा से सुनेंगे। अब मैं आऊंगा, बच्चों किताब निकालिए, कुछ चैप्टर नंबर ये, पेज नंबर ये, चलिए यहाँ से शुरू कीजिए। मैं रीड करने लगा, क्या बच्चे सुनेंगे? आप सुनना पसंद करेंगे? बच्चों छोड़िए, आप सुनना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। बच्चे क्यों पसंद करेंगे? आप इतने बड़े हो, इतने रिस्पांसिबल आदमी है। इफ यू आर नॉट रेडी टू लिसन, हाउ व्हाई स्टूडेंट विल लिसन? आपको नहीं सुनेगा बच्चा, आपके डर से बच्चा क्लास में है, बट दे विल नॉट लिसन यू, गारंटी है ये मेरी। तो आपको टेक अवे बहुत अच्छा लेना है। मैं क्लास में घुसता हूँ, बता दो बच्चों, आज तुम लोग कहानी बताऊंगा। एक आदमी था, 1642 में जन्म लिया था, 20 साल के बाद उसने दुनिया को चेंज किया, उसने 3 बुक्स लिखे। तो कहेगा सर कौन है? तब मैं बताऊंगा एनएलएम, न्यूटन था, उसने ऐसे ऐसे कांसेप्ट दिया। तो आपको टेक अवे बहुत अच्छा लेना पड़ेगा। जैसे आप इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, आप चैप्टर वाइज बता सकते हैं, उसका यूज बता सकते हैं, तब मेन कांसेप्ट पे घुसिए, तब एक्सपेरिमेंट में घुसिए और तब रिजल्ट बताइए। डोंट मेक कॉग्निटिव ओवरलोड। आप ऐसा कुछ नहीं दीजिए कि आप दे तो बहुत कुछ रहे लेकिन लोड इतना हो जा रहा है। कॉग्निटिव मतलब होता है समझ वाला चीज। आप दे बहुत कुछ रहे लेकिन इतना ना ओवरलोड दे रहे हैं कि बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। एक ही बार में आप क्या करना है, एक क्लास जा रहे हैं, 30 मिनट्स का क्लास है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, आप उसका थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, पूरा फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल भी बनवा दे रहे हैं एक क्लास में। क्या ये ओवरलोड बच्चे बर्दाश्त कर पाएंगे? नेवर। आपको कभी भी आपको कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं करना है बच्चों को। आपको स्लोली बच्चों के दिमाग में डालना है। ठीक है, हमारा थर्ड गोल्डीलॉक प्रिंसिपल है आपके कंटेंट्स का, कि हम कंटेंट्स की शुरुआत कहां से करें। जब सपोज करिए मान लीजिए 12 का कोई टीचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और डायरेक्ट हम लोग 12 क्लास जो आप लोग पढ़े हुए, जो लोग साइंस पढ़े हुए, फिजिक्स कितना टफ है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जाते जाते हम F बराबर Q K Q1 Q2 बटा R² लिखना शुरू कर दे, कोई बच्चा इंटरेस्ट लेगा? नहीं इंटरेस्ट लेगा। 3-4 क्लास आपको टेक ओवर में निकालना है, इंट्रोडक्शन में निकालना है उसको। फोर्थ गोल्डीलॉक प्रिंसिपल, मैं थर्ड का ये पार्ट है, डिवीजन ऑफ द चैप्टर टॉपिक्स। आपको चैप्टर में उसको डिवाइड कर देना है, टॉपिक्स को डिवाइड करना है। 2 चीजें यहाँ पे जानना जरूरी है, नाइस टू नो और इंपॉर्टेंट टू नो। एक चीज होता है जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। क्लास में टीचर आया फिजिक्स पढ़ाने के लिए, कहानी बताने लगा, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मजा तो आएगा आपको। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट टू नो है बच्चों के लिए? ये भी देखना आपको जरूरी है। नाइस टू नो और इंपॉर्टेंट टू नो में आपको डिफरेंस भी आना चाहिए कि हम वैसा ही कहानी बताएंगे जो बच्चों के टॉपिक से रिलेटेड होगा। आगे उसका जब हम लोग चैप्टर में जब घुसेंगे, एंटर करेंगे, तो वो कहानी उससे रिलेट कर पाएंगे हम, या तो थ्योरी से रिलेट कर पाएंगे या एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर पाएंगे। रिलेट हमको करना है, तो नाइस टू नो भी जानना है आपको, इंपॉर्टेंट टू नो भी जानना है। कि देखने में सिर्फ सुंदर नहीं लगना चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट टू नो भी होना चाहिए, वो जाने तो उसके लिए अच्छा भी हो और उसके लिए जरूरी भी हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए।
फोर्थ गोल्डीलॉक प्रिंसिपल आपको बताता है राइट इंटरेक्टिविटी होना चाहिए। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टाल मटोल नहीं करना है, आपको इंटरेक्ट होना है बच्चों से। डोंट आस्क टू मच क्वेश्चन विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास आवर्स, बट इफ नीडेड एट एनी पॉइंट यू मस्ट इंटरेक्ट विद देम। ऐसा नहीं कि आप क्लास में घुसे और पूरा क्लास में क्वेश्चन ही पूछते रह गए। हाँ, हो सकता है आप चैप्टर अगर कंप्लीट कर देते हैं, आप अगर चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं और आप पहले से बोल दिए कि बच्चों आप कल रिवाइज करके आइएगा, आई विल आस्क द क्वेश्चन, देन आप कर सकते हैं, नो इशू। बट हम लोग चैप्टर शुरुआत ही नहीं किए हैं और गए। ये भी हो सकता है स्टाइल डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट होता है। कोई टीचर आता है तो पहले एक दो क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर के साथ चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको टू मच क्वेश्चन नहीं पूछना है। इन्हें कि हम क्लास में पढ़ाने जाए और हमारा पूरा क्लास 40 मिनट की क्लास है, आप 40 मिनट आप क्वेश्चन पूछने में आप उसको ये करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। बच्चों को इंटरेक्ट करना है, 4 से पूछिए, 5 से पूछिए, फिर अपने चैप्टर पे वापस आ जाइए। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट शुड बी ऑप्टिमम, ना तो ज्यादा ना कम, एवरेज होना चाहिए। आपको सभी मिक्स करके चल रहा है। अगर आपको सिर्फ चावल और नमक दे दें खाना पसंद करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन होगा तो आप सेशन कराना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। सिर्फ आपको बोर्ड वर्क होगा तो क्या पसंद करेंगे? सिर्फ दाल खाना पसंद करेंगे? नहीं बात। तो आपको ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंटरेक्शन करना है बच्चों से। फिफ्थ गोल्डीलॉक प्रिंसिपल कहता है प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। व्हाट नेक्स्ट? 9th क्लास हम पढ़ा रहे हैं, या हम 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं। अगला चैप्टर मेरा ग्रेविटेशन है। एक क्लू मार दीजिए वहां पे, लास्ट चैप्टर आपका चल रहा है, एक क्लू छोड़ दीजिए, अगला क्लास का आपका वेट करेगा। और वहां पे आप क्वेश्चन बनाते जाइए, टॉपिक समझाते जाइए, और एक चीज बोल दीजिए बच्चों इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ऐसा आपको क्लू छोड़ देना है कि बच्चे आपके नेक्स्ट क्लास का वेट करें। ये आपका गोल्डीलॉक प्रिंसिपल कहता है कि हर आपका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए आपको व्हाट नेक्स्ट वहां पे क्लू छोड़ देना है। तो प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और व्हाट नेक्स्ट क्या आने वाला है आपको क्लू वहां पे छोड़ देना है कि बच्चे आपका वेट कर रहा है। यूट्यूबर है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग एडिशनल काम भी कर सकते हैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो। तो आप ये वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप कुछ क्लू छोड़ दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डील करेंगे, चाहे इस यहाँ पे जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपका वेट कर रहे हैं बच्चे, आपका ऑडियंस आपका वेट करेगा, तो व्हाट नेक्स्ट भी आपको यूज करना है। ये 5 गोल्डीलॉक प्रिंसिपल है जो आपका कंटेंट को ठीक बना देगा। नाउ वी कंप्लीटेड आवर सेकंड सेशन, सेकंड पार्ट कंटेनमेंट। फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम इन द एजुकेशन सेक्टर, सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कंटेनमेंट। थर्ड पार्ट इज नाउ टाइम मैनेजमेंट। हमको टाइम को मैनेज करना है। एक कहानी से शुरुआत करेंगे हम इस टॉपिक को। एक आश्रम रहता है, उसमें एक स्टूडेंट होता है। आश्रम में जैसे पुराने जमाने में हमारे गुरुकुल ही हमारे एजुकेशन सेक्टर था, हमारे बच्चे आश्रम में जाते थे, वहां पे गुरुजी उनको शिक्षा देते थे। तो आश्रम में एक स्टूडेंट रहता है जो बहुत आलसी रहता है और हर काम को, अभी के काम को बाद में टाल देता था। अब एक दिन गुरुजी सोचते हैं, जैसे उसको कोई भी काम दे देते, कहता था सर कल कर देंगे, गुरुजी कल कर देंगे, कल कर सर कल कर देंगे, कल तो कभी आने वाला है नहीं। टालते गया। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि इसके इस टाल मटोल का इलाज हमको करना है। इसका जो टाइम पे काम नहीं करता है, हमको इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी क्या किए, एक पत्थर देते हैं उसको, अब बोलते हैं कि बेटा मैं बगल के गांव में जा रहा हूँ और जब तक आऊँगा नहीं तब तक ये पत्थर तुम्हारे जिम्मेदारी है। तो उसे बोला, बच्चा बोलता है कि सर ये पत्थर क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंस है ये पत्थर? तो गुरुजी बोलते हैं इस पत्थर से अगर तुम नॉर्मल तांबा के सिक्का को रगड़ोगे तो सोना का सिक्का बन जाएगा। गुरुजी उसको बोलते हैं, तो बोलता है ठीक है। गुरुजी चले गए, शाम हो गई थी, उनका रात को है, इस समय कौन जाएगा मार्केट तांबा का सिक्का लाने, सो जाते हैं। सो गया, सुबह में उठा, बोला अब तो पूरा दिन भर बाकी है ना, गुरुजी शाम को आएंगे। क्या करते हैं ना, पहले नहा धो के आराम से भोजन बना के पहले भर पेट भोजन करते हैं। तो नहा धो कर भर पेट भोजन किया, और भोजन करने के बाद क्या होता है आप तो जानते ही,
और आप भरपेट भोजन कीजिएगा तो नींद तो आना फिक्स है। तो उसको नींद लगने आलसी तो आदमी था ही, नींद लगने लगा, सोचा है गुरु जी शाम को एक दिन सो लेते हैं, अभी बहुत टाइम नहीं मेरे पास, दिन भर टाइम, एक दिन सो लेते हैं, अब एक दिन सो ही जाओ। अब जब भरपेट भोजन किया था सोते सोते उसको हो गया शाम, शाम को जैसे उठा तब तक सोचा अब हमारे पास टाइम, चलते हैं मार्केट से घुमा के, मार्केट जाने में तब तक गुरु जी आ गए। तब बोले कि तुमने सोना का सिक्का बना लिया? तो बोला नहीं सर, अभी तो हम जाने वाले हैं मार्केट। इतना देर से क्या किया? तो यही अपना काम बताया। तो बोले तुम्हारे पास इतना देर का टाइम था, टाइम आपका कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। देखिए कोई भी काम आपको अगला चीज मतलब कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी आदत हो गई है आजकल मॉडर्न जमाने में, बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, टाइम मैनेज हमारा है ही नहीं। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाइफ को स्टडी कीजिएगा, उनका टाइम कैसे मैनेजमेंट है। हमको ना लगता है कि बहुत रही से बहुत आराम से सोता होगा, 8 बजे 9 बजे सोता, ऐसा नहीं है। 3 बजे जगते हो, अपने टाइम को मैनेज किया तभी उतना बड़ा वो उद्योगपति बना, उतना बड़ा वो क्रिएटिव आदमी बना है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज कर लेंगे तो हमारा जिंदगी मैनेज हो जाएगा, नहीं तो नहीं मैनेज होगा। आप टाइम मैनेज नहीं कीजिएगा। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं सुबह में आता हूँ, अभी 3-4 दिन से 10 दिन से क्लास हम लोग का 9 बजे हुआ है। वी हैव लॉट ऑफ टाइम। मैं सोचता हूँ 9 बजे से क्लास है ना, हम लोग आराम से खाना वाना खा के जाएंगे। डेली लेट हो रहा है, 2-3 दिन से 5 मिनट से लेट हो रहा है। पहले हम लोग क्लास 8 बजे से था, आकर मैं 2 क्लास लेकर आता था सुबह में, 5:30 में नहा के आता था, टाइम मैनेज हो जाता, 8:45 में आता था। अभी हम घर में कोई क्लास नहीं लेते, ठंडा में सब बंद है, तो हमारे 9:15 का है। ये होता है टाइम। आप जितना बिजी रहिएगा आपका टाइम उतना मैनेज रहेगा, ये मेरा प्रिंसिपल है, हमने देखा है। आप घर पे आराम रहिए, छुट्टी में आपको कोई टाइम मैनेज नहीं होने वाला है। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इसको एनर्जेटिक होकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जिस तरह हमारा कंटेंट मैनेजमेंट बेटर हमारा लाइफ को कर सकता है, टीचरों की लाइफ को कंटेंट मैनेजमेंट बेटर बना सकता है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हम बिजी आदमी हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हमारे पास काम नहीं है, बहुत काम रहता है, हमें टाइम को मैनेज करना है, फैमिली को भी टाइम देना है, अपने कंटेंट को भी टाइम देना है, हमारे क्लासरूम को भी टाइम देना है, सो हमारे अपना पर्सनल वर्क है तो उसको भी टाइम देना होता है। इसको हम लोग मैनेज करते हैं। टाइम स्पेंड वर्सेस टाइम इन्वेस्ट, दो चीज यहाँ पे है। समय खर्च भी किया जा सकता है और समय निवेश भी किया जा सकता है। अब ये सोचना है कि हम समय खर्च कर रहे हैं कि अपने समय को निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है फ्यूचर के लिए। हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, पॉलिसी लेते हैं, किस लिए? फ्यूचर के लिए। बूढ़े होंगे या जिस दिन हमारा जॉब नहीं रहेगा उस दिन हमारा वो हेल्प करेगा। घर क्यों खरीदते हैं? फ्यूचर के लिए। तो आपको टाइम को इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, टाइम को वेस्ट भी किया। 2 फिगर से आप देख सकते हैं। द पर्सन हु इज चैटिंग और आई होप लुकिंग सम पिक्चर्स और वीडियोस, he is not investing the time, he is wasting the time. The student स्टडी कर रहा है, ये स्टडी कर रहा है लैपटॉप से, ये अपने टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। कोई आपको चाय पिलाकर आपका आधा घंटा लॉस करा सकता है, मत पीजिए चाय, निकल जाइए वहां से। आपको टाइम को मैनेज करना है, तो आपको टाइम को खर्च नहीं करना है, हमको इन्वेस्ट करना है। 6 स्ट्रेटेजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट, 6 स्ट्रेटेजी है जो हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला स्ट्रेटेजी डीप वर्क टेक्निक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। 6 स्ट्रेटेजी का बहुत टाइम खर्च करने वाले, अभी 20 मिनट्स आपको खर्च करेंगे। डीप वर्क टेक्निक पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम बताएंगे, प्रोमोडोरो वर्सेस पोमेरेनियन बताएंगे, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बैचिंग, टाइम ब्लॉकिंग ये बताएंगे, टाइम लॉगिंग बताएंगे, चेकलिस्ट बताएंगे। 6 स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से होने वाला है। चलिए शुरुआत करें। First things, deep work technique, that is also called the one things techniques. आप एक समय में एक काम कीजिए, डीप वर्क, उस पर एकदम डीप चले जाइए। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपना कंटेंट भी बना रहे हैं और आप अपने बच्चों के शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी को ऑर्डर भी दे रहे हैं, अरे उस लिफाफा उसको भी दे देना। आप कोई भी काम अच्छा से नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर है, मान लीजिए तो काम थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई डॉक्टर है ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है और उसके दिमाग में चल रहा है कि नहीं उसके बेटी का शादी का कार्ड बनवाना है, क्या हम अच्छा से ऑपरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और बता भी रहा है, यहाँ से बोल भी रहा है बगल वाले को, अपने इसको दे देना उसको दे देना, तो मालूम चलेगा वो पेशेंट को कहाँ भेज देगा। जाना था कहीं और, बेचारे को भेज देगा कहीं और।
तो आपको डीप वर्क टेक्निक का यूज करना है। फॉर्मूला 1 थिंग्स एट वन टाइम, डू मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले कीजिए, एंड डू इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, डिस्ट्रैक्शन फ्री कीजिए। आपको मानिए कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, आप कुछ टॉपिक को पढ़ रहे हैं, एक साल हो जाता है हम लोग पढ़ाते हैं, मान लीजिए अभी हम लोग एनएलएम पढ़ा रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एक साल के बाद आएगा, एक साल तक कोई चीज याद हो सकता है, थोड़ी बहुत याद रखिए, सब भूल जाते हैं। फिर हम क्लास में जाते हैं तो फिर आपको नोट्स देखना पड़ता है, बुक देखना पड़ता है, तो वो काम आप क्लास में नहीं करना है, आप घर पे करना है। डू इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, डिस्ट्रैक्शन फ्री, आप क्लास में जाए तो डिस्ट्रैक्शन रहेगा, क्या आप पढ़ पाएंगे, समझ पाइएगा, कंसेप्ट पुराना रिकैप कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो आप इंपॉर्टेंट जो टास्क है, जो इंटेलेक्चुअल टास्क है, उसको डिस्ट्रैक्शन फ्री घर पे कीजिए। डोंट डू हाफ वर्क, आधा वर्क मत कीजिए, मल्टीटास्किंग मत कीजिए। ये नहीं एक समय में सभी काम मत कर लीजिए, चाय बना रहे हैं, औरत सब कर सकती है, लेडीज कैन डू एट वो चाय बना रहे हैं, टीवी भी देख सकते हैं, बगल वाले से बात भी कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट, वो आपको इंपॉर्टेंट टास्क है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा काम कर सकते हैं। आप कहीं गेम खेलने आप जा रहे हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप मोबाइल से बात करते जा सकते हैं, ये दो काम हो सकता है, एट ए टाइम दो काम हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जो आप काम इंपॉर्टेंट टास्क है, ऑपरेशन करना, पढ़ना, किसको पढ़ाना, एट ए टाइम एक काम कीजिए, डीप वर्क कीजिए, तब घुस जाइए उसमें, पूरा निचोड़ एकदम खगोल के लिए आइए, क्या क्या कॉन्सेप्ट है पूरा अपने कंटेंट में डालिए, और तब देखिए आपका पढ़ाई का मजा, और बच्चों को समझिए कितना उन लोगों को इंटरेस्ट लगता है बच्चों को। डोंट डू हाफ वर्क, आधा आधा काम मत कीजिए कि आधा कर लेते चले क्लास में हो जाएगा, वैसा नहीं करना है आपको, मल्टीटास्किंग नहीं करना है, अननेसेसरी फोन नहीं उठाना है। फोन आ रहा है, मान लीजिए एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर हमको फोन कर रहा है, हम तो देखिए कस्टमर केयर काट देंगे, अभी नहीं हम देखिए हम उठा लिए, किसी लड़की का फोन है, एक्सिस बैंक का लेडीज कस्टमर है, बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ आप लेना चाहते हैं ये क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, हमको नहीं लेना है, मैम कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका, कैसा चल रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे आपको नहीं करना है, अननेसेसरी फोन कॉल आपको नहीं उठाना है, अननेसेसरी मीटिंग में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गांव में आज आजकल ठंडा के मौसम है, अननेसेसरी नहीं करना। आप खा लिए तो 5 मिनट आप रेस्ट कीजिए, ऐसा हम नहीं कर रहे कि एकदम आप बिजी हो जाइए कि अपने लाइफ को मशीन मत बना लीजिए, ऐसा भी मैं नहीं कर रहा। और अननेसेसरी हम गए, एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होता है, आपको वहां से उठने का मन ही नहीं होता। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, बिकॉज़ आई लिव इन द विलेज। ऐसा मेरे साथ होता है, एक बार हम गए वहां से बोलो ऐसे ऐसा टॉपिक छेड़ेगा कि वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। अननेसेसरी मीटिंग में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए बीच में। ये हमारा पहला टेक्निक है, डीप वर्क टेक्निक। एक चीज बना रहे हैं, एक चीज का आप नोट्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। सपोज आप फिजिक्स के टीचर हैं, आप ग्रेविटेशन का कंटेंट बना रहे हैं, तो उसी में डीप जाइए। अगर एसएसटी के टीचर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कंटेंट बना रहे हैं, उसी में डीप में जाइए कि कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आया था, कौन पहला था, उसमें कितने मेंबर थे, कितना असेंबली था, ये सब आप एकदम डीप में जाइए। मल्टीटास्किंग आपको नहीं करना है। सेकंड, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम, इसको भी आपको ट्रैक करना है। बहुत सारे लोग होता है सुबह में उठते उठते लोगों का माइंड बहुत चलता है, बहुत सारे लोग शाम को रात को 8 बजे उनका माइंड चलता है, सब काम टेंशन फ्री हो जाएगा, पैसा कमाने वाला सब काम कर लेगा, तब तो रात को 8 बजे आएगा, तब सोचे अरे अब तो रेस्ट है, अब सोचेंगे हम लोग डीप वर्क अब करना है, अब टेंशन पूरा फ्री। अब मार्केट क्लोज हो गया, अब कोई ना आपको फोन करने वाला है ना हम किसी को करने वाले हैं, तो आपको अपना बायोलॉजिकल प्राइम टाइम खोजना है कि हमारा माइंड कब सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, सबसे ज्यादा वर्क कब करता है। द ट्रैक बायोलॉजिकल रिदम आपको ट्रैक करना है, ट्रैक योर बायोलॉजिकल रिदम। अब मोस्ट प्रोडक्टिव आवर आपका क्या है, इसको भी ट्रैक कर, ट्रैक योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर एंड डू हाई यूटिलिटी टास्क एट दैट टाइम, डोंट डू अननेसेसरी टास्क। 8 बजे आपका माइंड सबसे ज्यादा काम कर रहा है, 8 बजे आप एपिसोड देख रहे हैं, 8 बजे आप रील्स देख रहे हैं, नो यूज। आप जब थक जाए तब देखिए, तो आपका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को देखना है कि हमारा बायोलॉजिकल जब प्राइम टाइम होगा तब हम हाई यूजेबल काम को करना है। फाइंड योर फ्रेश एंड फ्राइड टाइम। एक बार हम लोग क्या होते हैं, सभी क्लास करने के बाद हम लोग क्या फ्रेश रहते हैं, एकदम फ्राइड हो जाते हैं, थक जाते हैं, उस समय कोई इंटेलेक्चुअल काम करेंगे तो मजा आएगा नहीं आएगा, आपका माइंड लेगा ही नहीं उस काम को। तो फ्रेश एंड फ्राइड टाइम आपको फाइंड करना है कि हमारा फ्रेश टाइम कब होता है, मॉर्निंग में होता है, सुबह उठने के बाद होता है, या शाम को होता है, दिन में होता है, और फ्राइड टाइम कब होता है,
द टाइम दैट लीड्स टू मास्टरी इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर फोकस। उस समय आप किस चीज पे फोकस करते हैं इस पे आपका डिपेंड करता है। सुबह में उठते समय आप फोकस करते हैं, शाम को फोकस करते हैं, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को हमको देखना है। थर्ड थिंग इज टाइम ब्लॉकिंग, ट्रैक टाइम, वेस्टर्स, प्लान यूटिलिटी। आप हम लोग कभी कभार अभी हम लोग डील किए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम वेस्टर्स कौन कौन है। हमारा मोबाइल हमारा टाइम वेस्टर तो नहीं है, फेसबुक खोलते हैं, हमारी आदत फेसबुक खोलते हैं तो थोड़ा सा टाइम लॉस तो होगा, लेकिन जैसे रील्स आता है एक रील्स देखेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा देखेंगे इसके बाद बंद कर देंगे, सोचते हैं इसके बाद बंद कर देंगे, फिर सोचते हैं अरे ये भी देख लेते इसके बाद बंद कर देंगे। ये हमारा क्या है, टाइम वेस्टर्स है। वी हैव टू ट्रैक दिस टाइम वेस्टर। जब हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है बंद करने का तो स्टूडेंट का क्या होता है आप लोग सोच सकते हैं। तो इसको आपको जज करना है, तो हमें अपने टाइम वेस्टर्स को ट्रैक करना है और यूटिलिटी जो है ना उसका क्या यूज है उसको प्लान भी करना है। डिवाइड योर डेली वर्क एज लो यूटिलिटी में डिवाइड कीजिए। आप सुबह में प्लान बना लीजिए, आज मेरा सबसे प्राइम काम क्या है, गैस लेकर आना है। एग्जांपल के रूप में कर रहे हैं, आपके घर में गैस लेकर खाना तो खाना ही है, मेरा सबसे प्राइम काम क्या है, गैस लेकर आना है, उसका हाई यूटिलिटी में रखिए। दूसरा काम क्या है, हमको 2 ग्लासेस लेने हैं, उसको मीडियम यूटिलिटी में रखिए। तीसरा हमारा ना मीडियम गैस लेकर आना, हाई यूटिलिटी, ग्लासेस लेना है, मीडियम यूटिलिटी। थर्ड काम क्या है, तो हमको अपना कपड़ा भी साफ करना है तो उसको लो यूटिलिटी में रखिए। एक दिन गंदा कपड़ा पहन सकते हैं, एक दिन बिना नहाए भी रह सकते हैं, ठीक है। तो आप हाई यूटिलिटी, मीडियम यूटिलिटी और लो यूटिलिटी में अपने टाइम को डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड टाइम। तो नाउ नेक्स्ट इज टाइम लॉगिंग। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, we have to divide our time in high utility, medium utility and low utility। ये करना है आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सुनते हैं और जाके घर पे बोल रहे हैं यार वो तो ऐसे क्लास में होता है, नहीं। आप फॉलो कीजिए, हमारे इस सेशन को आप फॉलो कीजिए और 10 डेज के बाद आप मिलिएगा कि सर रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं। फोर्थ पॉइंट, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम बॉक्सिंग में हम लोग डिफरेंस समझेंगे, टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम बॉक्सिंग। टाइम ब्लॉकिंग क्या है, ये टास्क बेस्ड है। सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लीट रीडिंग 10 pages, then complete it within the time, if necessary then increase time। Suppose हम लोग क्या, हम आज का हम अपने डिसाइड कर लिए आज हमको 10 पेज पढ़ लेना है, हमने उसके लिए 3 आवर्स दे दिया कि रात को 7 से 10 हमको 10 पेज पढ़ना है और 3 घंटे में कंप्लीट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अपने टाइम को बढ़ा देते हैं। 3 आवर्स 30 मिनट्स कर सकते हैं, 10:30 कर लेते हैं उसको, 10 के बाद 10:30 में कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। हमने टाइम को ब्लॉक कर दिया, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम बॉक्सिंग। टाइम बेस्ड होता है, ये एलोन मस्क का दिया हुआ फॉर्मूला है, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बेस्ड। ये एलोन मस्क आपका मीटिंग कोई भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेता है। देखिएगा आप एलोन मस्क का लाइफ को स्टडी कीजिएगा, 15 मिनट से कोई ज्यादा मीटिंग नहीं लेता है आपका। उसको मान लीजिए उसको एचआर आता है, उसका मार्केटिंग का एचआर आता है, 15 मिनट मीटिंग लिया, 15 मिनट में उसको कन्विंस नहीं किया, इसका मतलब तुम प्रिपेयर करके नहीं आया, कल पे छोड़ेगा, कल मीटिंग लेंगे, 15 मिनट बाद उसका खत्म। जब टाइम को बॉक्स कर दिया है और ये टाइम वेस्ट है, हर 15 मिनट पे मीटिंग डिफरेंट मीटिंग लेगा, ठीक है। तो इन दिस मेथड वी गिव a small amount to each work, either they are completed or not completed। ये मैटर नहीं करता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, टाइम बॉक्सिंग करते हैं क्लासरूम में, 40 मिनट्स का हमारा क्लास होता है, हम लोग क्लास में जाते हैं, कोई टॉपिक डील करते हैं, नहीं कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, टाइम बॉक्सिंग का यूज करते हैं। हम लोग घर पे कौन सा यूज कर सकते हैं, टास्क बेस्ड यूज कर सकते हैं, टाइम ब्लॉकिंग का यूज कर सकते हैं। टाइम बैचिंग एक होता है, ऐड सिमिलर वर्क। मान लीजिए आप कोई 2 काम है, आपके पास 3 काम है, तो ऐसा काम एक साथ वर्क कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए चाय भी बनाना चाहते हैं, सब्जी बनाना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, तो 3 आपके पास काम हो गया, चाय बनाना, सब्जी बनाना, पढ़ना। तो कौन 2 काम एक साथ ले लीजिएगा, चाय बनाना, सब्जी बनाना, एक आपका टाइम बच जाएगा। तो टाइम बचिंग नहीं करता है कि सिंगल वर्क को एक साथ ले कीजिए, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। कोई फार्मर का तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस मेथड वी कंबाइन सिमिलर टास्क सो दैट time can be more utilized in efficient ways। टॉपिक डॉट एंड Q&A, क्वेश्चन आंसर। आपका मान लीजिए कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, उसी बेस पे क्वेश्चन आंसर मार के 4-5 कर लिया, हमारा टाइम बचेगा, टॉपिक बच्चा को समझ नहीं आएगा और Q&A सेशन से उसका टाइम भी बच जाएगा। 5 पोमोडोरो वर्सेस पोमेरियन। पोमोडोरो क्या करता है, पोमोडोरो टेक्निक, वर्क 30 मिनट और 3 मिनट रेस्ट लीजिए। बहुत सारे लोग होता है 30 मिनट काम करता है, 3 मिनट रेस्ट होता है। एक होता है पोमेरियन टेक्निक,
3 मिनट काम करेगा और 30 मिनट का ब्रेक लेगा। ऐसे भी लोग होता है, इसको बोलते हैं पोमेरियन टेक्निक। और एक प्रकार के डॉग होता है वो, और उसका नाम है पोमेरियन। ये हमेशा झूलते झालते रहता है, मस्ती के मूड में रहता है, तो वहीं से ये टेक्निक आया है, पोमेरियन टेक्निक आया है। ठीक है, फ्लो चार्ट टेक्निक आप यूज कर सकते हैं इन दिस टेक्निक। अ पर्सन टेक ब्रेक आफ्टर हिज कैपेसिटी। जैसे बड़े बड़े आईएएस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो लोग अपना फ्लो चार्ट टेक्निक यूज करता है। उन लोग क्या करता है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से ब्रेक लेता है। हम पढ़ते जा रहे हैं, कोई टाइम बॉक्सिंग टाइम ब्लॉकिंग कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। हमारा कैपेसिटी खत्म, मन कर रहा ब्रेक लेने का, ले लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम एनर्जाइज होकर फिर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्लो टाइम टेक्निक बोलते हैं। इन दिस टेक्निक अ पर्सन टेक ब्रेक आफ्टर हिज कैपेसिटी। अ स्टूडेंट टेक ब्रेक आफ्टर 90 मिनट्स, बट वन अदर स्टूडेंट मे टेक ब्रेक आफ्टर 60 मिनट्स। डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, कैपेसिटी पर डिपेंड करता है ये। 6 इज चेकलिस्ट। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टो टेक्निक बोलते हैं। आप लोग बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज हम क्लास डेली आना है, हम लोग क्लास आते हैं, हमको बैग में लैपटॉप रखना है, मोबाइल रखना है, चार्जर रखना है, ब्रेकफास्ट रखना है, पानी के बोतल रखना है, हमको अब आजकल ठंडी का मौसम है तो हम लोग को ग्लव्स भी रखना है। अगर हमारा टाइम एक जगह पे मैनेज नहीं होना चाहिए, अगर एक जगह पे मैनेज नहीं होगा तो क्या ये सही से हमारा दिन चल पाएगा? तो एक आपका ये है, देयर इज अ प्लेस, यहाँ पे भी छूट गया, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस ओनली। सभी चीज के लिए एक प्लेस होता है और सभी चीज उसी प्लेस पर आना चाहिए। ये टेक्निक का चेकलिस्ट टेक्निक का ये यहाँ पे एक मेथड है कि आपको कोई चीज देखिए, यहाँ पे बिफोर कोई भी चीज बैलेंस नहीं है, लैपटॉप कहीं और, किताब कहीं और फेंका, पेन कहीं और फेंका हुआ, अपना हाथ धो लेते हैं, अपना हाथ धो लेते हैं, आपको सब चीज ये करना है, लेकर चलना है। आप देखिए अरे लैपटॉप यहाँ, कीबोर्ड यहाँ खींचो, लैपटॉप यहाँ से खींचो, बुक यहाँ से खींचो, फिर पूरा आपको टाइम लगेगा। आप पहले से सब कुछ मैनेज है, आप बैग उठाते हैं और बैग उठाकर आप चल देते हैं। तो आप हम लोग को ये सभी चीजों को फॉलो करना है। थैंक यू। तो हमने जितना देखा कंटेंट मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, तो सबको हम लोग को अपने लाइफ में फॉलो करना है। एंड आई होप कि आप लोग फॉलो कीजिएगा भी, और आई होप दैट यू ऑल एंजॉय दिस सेशन एंड I hope you will follow also the rules I have taught in time management and content management. The most गोल्डी लॉ प्रिंसिपल आप फॉलो कीजिए, 6 स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए,